Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, in our previous video we started the new chapter, that is lesson 13 of part first, water in the ocean. And in that video we discuss about the sea floor and landforms in sea. Sea में कौन से landforms होते हैं and sea floor है वो कैसा होता है and hydrological cycle भी हमने discuss करी थी. So today we read the further topics of this chapter, that is factor affecting temperature distribution of ocean. Ocean में जो water होता है उसमें temperature का distribution किस तरह से होता है. So कौन से factors हैं जो ocean water के temperature को affect करते हैं. So first is latitude. लैटिट्यूड हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास है वो ज्यादा है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है. जो ओशन जितना पास में होगा लैटिट्यूड के इक्वेटर के, वहां पर टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा. जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस कहां पर है, इक्वेटर पर. सो मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटर पर है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे चलते जाएंगे जो एवरेज टेम्परेचर है ओशन का वो रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा. सो यहां पर देखते हैं एक बार, इक्वेटर पर 26 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर. 20 जो लैटिट्यूड 20 है, 20 देन 40 देन 60 देन 90. सो 20 लैटिट्यूड पर 23 है, डिक्रीज हो गया 26 से 23. देन 40 पर पहुंचते पहुंचते 14 हो गया. देन 60 डिग्री पर वो 1 डिग्री सेल्सियस एंड पोल्स पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा ओशन का जो सरफेस वाटर है. दिस इज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर हमें कैसा मिलेगा या इसका टेम्परेचर कैसा होगा. सो इक्वेटर के पास में अगर है, पास में ओशन, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सन रेडिएशन होती है. एंड जैसे जैसे हम पोलर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होएगा, वैसे वैसे वो. सो हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर. ओके, नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पर सेम नहीं है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है. सो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ओशनिक वाटर पर. हमें पता है कि एज वी नो कि लैंड और वाटर का अगर हम कंपैरिजन करें तो लैंड है वो इन कंपैरिजन टू वाटर जल्दी ही वार्म हो जाता है, जल्दी ही कूल हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी एंड इवोपोरेशन की प्रोसेस वाटर में ज्यादा है. इसलिए स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम वाटर को गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट, वो भी ज्यादा है, ज्यादा टाइम लगता है. ट्रांसपेरेंसी है जिसकी वजह से हीट, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है. एंड इवोपोरेशन की प्रोसेस भी होती रहती है जिसकी वजह से टेम्परेचर जल्दी से नहीं बढ़ता है. सो अगर हम लैंड एंड वाटर का कंपैरिजन करें तो वाटर देर में ही गर्म होता है एंड बहुत देर से ही वो उसकी कूलिंग स्टार्ट होती है. सो जो एरियाज, जो वाटर बॉडी लैंड के पास में है वहां पर लैंड के टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. ओके, एंड जो ओपन सी है वहां पर लैंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा. अगर लैंड मास के पास में है, किसी कॉन्टिनेंट के पास में है ओशन, तो वहां का जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा इन कंपैरेटिव ओपन सी, जिस पर लैंड कॉन्टिनेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द ओशन वाटर इज प्रिवेलिंग विंड्स. प्रिवेलिंग विंड्स जो हवाएं चलती हैं वो भी इम्पैक्ट डालती है ओशन वाटर पर. कैसे? सपोज दिस इज आवर इक्वेटर. इक्वेटर है, दैट इज ट्रॉपिक जोन, दैट इज टेम्परेट जोन. तो ट्रॉपिक जोन में जो विंड है उनका डायरेक्शन इस तरह से होता है, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड द ट्रेड विंड. नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है इन विंड्स की. सो जब विंड्स इस तरह से चलती है, टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर, अगर हवाएं यूं चल रही हैं इस डायरेक्शन में, सो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा एंड इन एरियाज में कम हो जाएगा. यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से है, सो
जब वाटर इधर आएगा, वेस्ट कोस्ट है इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड जो ईस्ट कोस्ट है इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर जब यहाँ पर आएगा तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो उसका स्पेस लेने के लिए ऊपर आएगा, इसे अपवेलिंग कहते हैं। मीन्स हॉट वाटर है उसका मूवमेंट हो रहा है वार्म वाटर का, तो नीचे से जो कूल वाटर है वो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर आ जाता है, इसे अपवेलिंग कहते हैं। सो वार्म वाटर जब वेस्टर्न कोस्ट पर आएगा तो ईस्ट कोस्ट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड वेस्ट कोस्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो टेम्परेट जोन में जो विंड चलती है उन्हें हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, क्योंकि ईस्ट होती है इनकी डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन में ही जाती है। सो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि वार्म वाटर है वो चला जाएगा ईस्टर्न साइड में, तो ईस्ट में टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सो डिफरेंस था ट्रॉपिक जोन में क्या था कि टेम्परेचर ईस्टर्न कोस्ट पर कम है, वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है, लेकिन टेम्परेट जोन में टेम्परेचर ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है एंड वेस्टर्न कोस्ट पर कम है। मीन्स जब भी वाटर का मूवमेंट होगा तो वार्म वाटर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जहां पर वो था वहां पर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रिवेलिंग विंड इफेक्ट द ओशन वाटर। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज ओशन करंट्स। ओशन में करंट्स होती है, वार्म वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट। सो कोल्ड वाटर करंट है वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी एंड वार्म वाटर करंट है वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो एग्जांपल के साथ में देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेस्टर्न कोस्ट पर लैब्राडोर कोल्ड करंट है, नॉर्थ है एंड ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है ये अटलांटिक ओशन। सो यहाँ पर विंटर में वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ओशन फ्लो हो रही है, लैब्राडोर कोल्ड करंट। सो ये क्या कर देती है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है, वाटर यहाँ पर फ्रीज हो जाता है विंटर में। जबकि यूरोपियन कोस्ट पर है स्ट्रीम वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर करंट है गल्फ स्ट्रीम, वो फ्लो होती है, तो इसका असर दिखता है नॉर्वे में। नॉर्वे 60 डिग्री पर है, यहाँ पर सपोज करिए 50 डिग्री है, सो यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर टेम्परेचर और भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वार्म वाटर करंट फ्लो हो रही है, वार्म वाटर, सो इसके टेम्परेचर को कम नहीं होने देती है एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पर भी वाटर फ्रीज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर 50 डिग्री पर फ्रीज हो गया था एंड अब वो 60 डिग्री पर भी फ्रीज नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, वार्म वाटर करंट। सो ओशन के टेम्परेचर पर ये ओशनिक करंट्स है, अगर वार्म वाटर करंट्स है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी एंड कोल्ड वाटर करंट है वो डिक्रीज कर देगी टेम्परेचर को। ओके, सो दीज आर द 4 फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ओशन में जो वाटर है उसके टेम्परेचर को प्रिवेलिंग विंड, ओशनिक करंट, लैटिट्यूड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, these are the 4 factors that affect the distribution of unequal temperature in the ocean। अभी हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो ओशन वाटर है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। सो टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी स्टडी करते हैं हम ओशन का, कि ओशन का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स यहाँ पर भी ओशन है, हियर इज द ओशन, ओशन यहाँ पर ओशन है, यहाँ पर ओशन है, तो हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे जब हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वाटर का। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं कि वो ओशन जो लैंड के बिल्कुल, कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में है, जैसे हम एक क्लोज सी की बात करेंगे, क्लोज सी मतलब जो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, उस सी की बात कर रहे हैं, तो मेडिटेरियन सी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है एंड इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सो हमने ये पढ़ा था कि लैंड के कंपैरिजन में वाटर है वो देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। सो जो कॉन्टिनेंट है ये लैंड मास है, तो ये अब ज्यादा हीट होगी इनमें, ज्यादा इनका टेम्परेचर होगा ओशन से। सो यहाँ पर क्योंकि कॉन्टिनेंट है एंड ये ओशन बिल्कुल पास में है कॉन्टिनेंट के, तो इनका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेडिटेरियन सी में जो टेम्परेचर होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इन कॉन्टिनेंट्स का, तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि ये किससे सराउंडेड है, ये कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है, तो लैंड मास जल्दी गर्म होता है,
सो इनकी हीट की वजह से मेडिटेरियन सी का जो वाटर है वो हीट अप हो जाएगा जल्दी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा मेडिटेरियन सी का। जबकि उसी लैटिट्यूड पर अटलांटिक ओशन है, यहां पर नॉर्थ अमेरिका एंड इधर साउथ अमेरिका, बट इट इज अ ओपन सी। ये ओपन सी है, इस पर इन कॉन्टिनेंट का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, ये ओपन है, ये सराउंडेड नहीं है कॉन्टिनेंट से। सो इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होगा। सो मेडिटेरियन सी का टेम्परेचर ज्यादा है, अटलांटिक सी का टेम्परेचर कम है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंट के पास में, कॉन्टिनेंट से सराउंड है अगर कोई सी, ऐसे ही यहाँ पर रेड सी भी है, वो भी कॉन्टिनेंट से सराउंड है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर मेडिटेरियन सी की तरह ही होगा वहां पर। जबकि जो ओपन सी होते हैं, पैसिफिक ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन की बात करें, सो इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट के बीच में कोई सी है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है लैंड के टेम्परेचर का। सो अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेम्परेचर इन द ओशन देखा था, एंड नाउ वी विल रीड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन। सो वर्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मीन्स अगर सरफेस वाटर का टेम्परेचर कुछ और है तो डेप्थ में हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। सो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, देखिए। सो इसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी बुक में, इसी डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं। सपोज हियर इज द टेम्परेचर, ये हमारे ओशन के सरफेस वाटर, जो ओशन में ऊपर वाटर होता है उसका टेम्परेचर बता रखा है, एंड इट इज द डेप्थ, ये डेप्थ है वाटर की। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। So the depth is in meter and temperature is in degree Celsius. So normally ऐसा बोला जाता है कि अगर 22 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है ओशन सरफेस वाटर का, तो 1000 मीटर के आने के बाद में उसमें सडन डिक्लाइन होता है, एंड डेप्थ में जैसे हम जाएंगे कि 4500 मीटर पर हमें 4 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी हो, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, 4000 के बाद में 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना कम हो जाता है टेम्परेचर। तभी तो हम कहते हैं कि अगर वार्म वाटर है उसकी मूवमेंट हो रही है तो नीचे से कोल्ड वाटर आता है, क्योंकि जो ओशन है उनमें नीचे कैसा है? कोल्ड वाटर है। ओके, सो इस डिक्लाइन को, कि 1000 के बाद में सडनली डिक्लाइन होता है, इस डिक्लाइन को हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। एक आप देख रहे हैं कितने फास्टली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस था एंड 8 डिग्री सेल्सियस हो गया 1000 मीटर तक। तो ये जो सडन डिक्लाइन है इसे हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। एकदम सडन डिक्रीज हो जाना टेम्परेचर का, दैट इज थर्मोक्लाइन। ओके, एंड उसके बाद में जो डिक्रीज की रेट है वो स्लो ही है। यहाँ पर एकदम से कोई और डिक्लाइन नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर 0 डिग्री हो गया है। उसके बाद में नॉर्मल 8 डिग्री से 4 डिग्री तक पहुंचने में इसको काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ओके, सो थर्मोक्लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि 22 डिग्री सेल्सियस हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं ओशन का, तो 1000 मीटर तक पहुंचने में उसको बहुत सडन डिक्लाइन हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाता है, दैट इज थर्मोक्लाइन। ओके, सो अब हम, दैट इज इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास में है, दिस इज टेम्परेट एंड दिस इज पोलर रीजन। ओके, टेम्परेट जोन। सो ट्रॉपिक्स में और इक्वेटर पर क्या होता है? ट्रॉपिक और इक्वेटर पर हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर सन रेडिएशन ज्यादा होती है तो टेम्परेचर अगर एवरेज हम मानते हैं 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ पर हमने 22 डिग्री सेल्सियस लिया था, लेकिन हम ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स पर ज्यादा सन की ज्यादा हीट होती है, तो ओशन में जो वाटर होगा उसका हमने सरफेस वाटर का टेम्परेचर लगा लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो अब रेट क्या होगी टेम्परेचर के डिक्रीज होने की? ज्यादा होगी। 30 डिग्री से और 4 डिग्री तक पहुंचना है तो जो डिक्रीज है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर। अगर ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे वाटर में ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है और नीचे लेवल में बॉटम में टेम्परेचर कम है, तो उसकी रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? ज्यादा है। ओके, ऐसे अब हम टेम्परेट जोन की बात करें, टेम्परेट जोन में 22 डिग्री सेल्सियस है तो रेट ऑफ डिक्रीज कम होगी, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज यहाँ पर कम है। किसके कंपैरिजन में? ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में। ओके,
नाउ इन पोलर रीजन में 0 डिग्री होता है टेम्परेचर, ओशन में 0 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज है उसमें ज्यादा है, रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा है, लेकिन बॉटम में 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है पोलर रीजन में भी, एंड यहाँ पर डेप्थ में पहुंचते पहुंचते 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, जबकि सरफेस पर वो 0 डिग्री था। तो अब ये थर्मोक्लाइन का क्या हो, जिसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल इन्वर्जन, इसे बोला जाता है थर्मल इन्वर्जन, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर ज्यादा था एंड नीचे जाकर के वो लो हो गया, लेकिन पोलर रीजन में सिचुएशन डिफरेंट है, ऊपर टेम्परेचर कम था जबकि नीचे जाके वो 4 डिग्री सेल्सियस यानी ज्यादा हो गया है, इसलिए इसे थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। ओके, सो दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर। वर्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशन वाटर में टेम्परेचर का, सो इस डायग्राम की हेल्प से हमने समझा। सो स्टूडेंट्स, in today's class we read about the factor that affect the temperature of water in the ocean and horizontal distribution of ocean water and vertical distribution of ocean water temperature. Okay, so अब इस चैप्टर में एक टॉपिक हमारा बचा है, दैट इज सैलिनिटी। ओके, वाटर में साल्ट की क्वांटिटी की, बिकॉज हमें पता है कि 97% ओशन वाटर है हमारे पास में एंड उसमें जो साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। सो सैलिनिटी का जो टॉपिक है टुमारो वी विल स्टार्ट। ओके, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। सो जो आज आपको रिवाइज कराया गया है उसको अच्छे से आपने पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से, एंड वीडियो है वो अच्छे से देख करके और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जब नोट्स आप लिखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चले जाएंगे कि वीडियो में आपको क्या समझाया गया था। ओके, सो डू योर रिटर्न वर्क एज वेल एज रिविजन वर्क। Okay, so follow your timetable, obey your parents. Thank you.